चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के हमारे जो टॉपर हैं वह है शालू कुमारी। अभी अभी आप लोगों ने अपना रिजल्ट देखा है ना। तो अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन क्लास आज का। तो चलिए, आज का हम पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल्स है ना। हेलो। हाँ, तो ये बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है कि हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि 10 पोल का है ना। तो घूर्णन गति कितनी होगी जबकि स्रोत फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और पोल के मान जो है 10 10 पोल है ना। पोल की संख्या कितना है? 10। और हमारा सिंक्रोनस मोटर है, तो इस मोटर की स्पीड क्या होगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल ही एकदम सिंपल फार्मूला है ना इसका। इसे n बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। n बराबर 120f, n इजकल टू 120f बाई p। f हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। p क्या है? पोल की संख्या है। n जो है हमारा क्या है? स्पीड है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। बस एक फार्मूला सिर्फ याद रखना है, सिंक्रोनस मोटर में टोटल न्यूमेरिकल बन जाएगा, कुछ भी पूछे निकल जाएगा। ठीक है, तो n बराबर हमारा जो फार्मूला होगा 120f बाई पी। तो f के मान यानी फ्रीक्वेंसी के मान 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और पोल के भी मान दिया हुआ है, 10 पोल है ना। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे बाबू। तो हमारा आ जाएगा आंसर क्या? n के मान क्या हो जाएगा, यानी स्पीड हमारा हो जाएगा 600 आरपीएम है ना। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही एकदम मैंने कि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा खाली चेंज है, लेकिन बनाने का जो हमारा फार्मूला होगा वो सेम वही होगा। 2 पोल का मोटर है 50 हर्ट्ज, तो आरपीएम में इसकी स्पीड क्या होगी है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसी फार्मूला पे, यानी कि n इजकल टू 120f बाई पी पे इसको हम लोग निकाल सकते हैं है ना। ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है। अगर लगे कि नहीं नोट करना चाहिए तो फटाफट नोट भी करना है। तो ये हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल ही एकदम सेम है। ठीक है ना, उसी फार्मूला पे n इजकल टू 120f बाई पी पे भी इसको हम निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के खराब मोटर को बदलना है, तो आप किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे? यानी कि रेलवे में जो हम लोग मोटर, रेलवे इंजन जो होता है उसमें जो हम लोग मोटर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है डीसी सीरीज मोटर है ना। क्योंकि रेलवे इंजन से देखे होंगे आप लोग, हमेशा उसमें लोड जो है कनेक्ट रहता है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग करके भी हमारा क्या चाहिए? हाई चाहिए, ऊंच चाहिए है ना। इसलिए जो है हम लोग वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन घुमा करके कैसे भी पूछेगा, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? डीसी सीरीज मोटर है ना। तो डीसी सीरीज मोटर का ही हम लोग चुनाव करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? ठीक है ना। हम लोग जो आर्मेचर कोर को लेमिनेशन करते हैं तो उसमें कौन सी क्षति हमारा जो होता है वो कम होता है। ठीक है ना। तो एडी करेंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग आर्मेचर कोर को लेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होता है। ध्यान से क्वेश्चन देखना है। तुल्यकालिक मोटर, हम सिंक्रोनस मोटर को हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। ठीक है ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में उत्पन्न होता है ना। देखिए होता क्या है कि जब ही हम लोग जैसे सिंक्रोनस मोटर को लोड से कनेक्ट करते हैं है ना, और उस लोड अगर वैरी होता है, लोड जैसे कि कम बेसी होगा, अधिक और कम कम अधिक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बाबू कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है ना उसमें कंपन, दोलन सा एक तरह का उत्पन्न होने लगता है ना। कंपन सा उत्पन्न होने लगता है। ठीक है ना। तो उस पॉइंट को हम लोग
टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, है ना। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हंटिंग दोष। उसको क्या बोलते हैं, हंटिंग दोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर 100% उत्तेजित किया गया यदि सप्लाई वोल्टेज भी तथा विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी हो तब, यानी गौर करना है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर हमारा शून्य लोड पर है, अगर उसके एक्साइटेशन को, है ना, उत्तेजित बोलते हैं उसको हिंदी में, एक्साइटेशन को अगर 100% कर देते हैं, ठीक है ना, 100% कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो और बैक ईएमएफ जो हमारा बन रहा है सिंक्रोनस मोटर में, वो दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो अगर 100% एक्साइटेशन है, उस कंडीशन में हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है और बैक ईएमएफ में जो रिलेशन होता है वो दोनों इक्वली होता है, यानी कि हमारा उस कंडीशन में बैक ईएमएफ जो होगा वो वोल्टेज के बराबर होगा, है ना। अगर 100% से कम, अगर 100% से कम एक्साइटेशन है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमारा ईबी के मान जो होगा वो सप्लाई वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर 100% से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज से हमारा बैक ईएमएफ के मान ज़्यादा होगा। तो ये 3 पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान देना है थोड़ा, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बाबू कि एक सिंक्रोनस मोटर हमेशा कार्य करता है। तो सिंक्रोनस मोटर जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सिंक्रोनस मोटर के बारे में अच्छी तरह से आप लोग पढ़े हैं, है ना। ये हमारा एक तरह का ऐसा मोटर है जो कि नो लोड से लेकर के फुल लोड तक, नो लोड से लेकर के फुल लोड तक ये कांस्टेंट स्पीड पर अपना वर्क करते रहता है ना। तो ये हमारा जो कार्य करता है ये सिंक्रोनस स्पीड पर या सिंक्रोनस चाल पर ये अपना कार्य करते रहता है ना। इसका बहुत सारा एडवांटेज भी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च धारा लेगी। हमारा डीसी मोटर अगर कोई है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पीरियड में जब ही हम लोग मोटर को ऑन किए उस समय जो है हमारा मोटर हाई करंट लेता है। और हाई करंट लेने का रीजन क्या है कि स्टार्टिंग के समय में हमारा बैक ईएमएफ के मान जो होता है वो शून्य होता है। उस समय हमारा बैक ईएमएफ नहीं बनता है ना। स्टार्टिंग समय में हमारा बैक ईएमएफ नहीं बनता है, ठीक है ना। इसीलिए करंट हमारा जो है मोटर हमारा जो है हाई करंट लेता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर के 3 फेज में से एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है वो 3 फेज मोटर होता है, अगर उसमें से एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमारा मोटर स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि हमारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। किस कारण से तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर ही घूमता है। कारण क्या है कि सिंक्रोनस मोटर हमारा जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमता है। क्या रीजन है इसमें, क्या होता है बाबू कि हमारा स्टेटर एवं रोटर फील्ड जो होता है, स्टेटर और रोटर फील्ड एक दूसरे से क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग होता है ना, इंटरलॉकिंग जिसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, ठीक है ना। तो हमारा स्टेटर और रोटर एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग होने के कारण हमारा जो तुल्यकालिक मोटर है वो हमेशा तुल्यकालिक गति पर या सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किस कारण से तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग होती है। जैसा कि अभी अभी हम लोग पढ़े कि जब हमारा सिंक्रोनस मोटर में भार यानी कि लोड लोड जब हैरी करता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, रोटर जो है कंपन करता है, उस कंडीशन को कहते हैं हंटिंग, है ना। लेकिन ये हमारा हंटिंग होने का कारण क्या होता है, तो वही सिंपल वे में बोलेंगे कि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर में जो लोड वैरी होता है उस कंडीशन को क्यों होता है, तो हंटिंग के कारण होता है ना। लोड वैरी यानी कि परिवर्तित भार के कारण हमारा जो होता है उसमें हंटिंग दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस प्रकार का जनित्र सभी लोडों पर अचर वोल्टेज आउटपुट में देता है। यानी कि हमारा जनरेटर है, ठीक है ना,
तो जनरेटर जो है वो कौन सा हमारा जो जनरेटर होगा जो कि हमारा आउटपुट में अचर मतलब एक लेवल में, ओ माय गॉड लाइट कटा क्या, अचर वोल्टेज देता है ना। अचर वोल्टेज कहने का मतलब कि अगर उसको लोड से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना, पूर्ण लोड भी दे दीजिए, फिर भी उसका वोल्टेज जो होगा आउटपुट में कम नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं लेवल कंपाउंड। देखिए नाम में ही, आंसर में ही, क्वेश्चन में ही आंसर है ना। तो ये हमारा होता है लेवल कंपाउंड जनरेटर, जो कि अपना एक लेवल में चलते रहता है, चाहे वो आप कितना हो उस पर लोड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आउटपुट में वो इक्वली अपना वोल्टेज देते रहेगा। किस मोटर को लीडिंग अथवा लैगिंग पावर फैक्टर पे सरलता से चलाया जा सकता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग गौर करेंगे कि एक लाइन में याद रखना है इसको कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है बाबू, पावर फैक्टर चाहे कोई भी हो, है ना, कोई भी पावर फैक्टर पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यानी सिंक्रोनस मोटर हमारा जो है वो कोई भी पावर फैक्टर पर काम कर सकता है ना। लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी, तीनों पावर फैक्टर पर हमारा सिंक्रोनस मोटर कार्य करता है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि ये हो गया हमारा, है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी 220 वोल्ट डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और पश्च विद्युत वाहक बल, यानी कि हमारा बैक ईएमएफ का मान जो है 215 वोल्ट है, तो मोटर की आर्मेचर धारा क्या होगी, है ना। बिल्कुल ही सिंपल है, आईए यानी कि आर्मेचर करंट पूछ रहा है। तो आर्मेचर करंट के लिए आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था कि हमारा क्या होता है, आर्मेचर करंट बराबर V माइनस ईबी बटा आर ए, है ना। यहाँ आर्मेचर रेजिस्टेंस के मान 0.2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज के मान 220 वोल्ट दिया हुआ है और बैक ईएमएफ के भी मान यहाँ दिया हुआ है। तो आइए बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस ए बी बटा आर ए, है ना। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे 25 एम्पियर आएगा, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जी? नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए ये सालू कुमारी गलत कर दिए हैं। किसी 220 वोल्ट वाली डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ ज्ञात कीजिए, इसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और आर्मेचर धारा, ठीक है ना। डीसी शंट मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम और आर्मेचर करंट जो है हमारा 40 एम्पियर है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बैक ईएमएफ। तो ईबी बराबर हमारा जो फार्मूला होता है बैक ईएमएफ बराबर डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, V माइनस आई ए इंटू आर ए से, है ना। V माइनस आई ए इंटू आर ए से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बैक ईएमएफ, वोल्टेज के मान 220 वोल्ट और इधर आई ए इंटू आर ए को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, 220 में से घटाएंगे, जो भी हमारा आंसर होगा ये होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर खंडों के बीच जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा माइका, है ना। किसी डीसी मोटर का आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। हमारा आर्मेचर करंट निकालने के लिए डीसी मोटर में फार्मूला क्या होता है, तो अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया भी, ठीक है, न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो आइए बराबर हमारा जो फार्मूला होता है V माइनस ई बी बटा आर ए, है ना, V माइनस ई बी बटा आर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किसी विद्युत मोटर में जिसमें रोटर और स्टेटर पोल्स दोनों एक समान गति से घूमते हैं, ठीक है ना, रोटर और स्टेटर पोल्स दोनों एक समान गति से घूमते हैं, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर होता है? तो अभी अभी आप लोग देखे ये हमारा सिंक्रोनस मोटर है जिसमें कि रोटर और स्टेटर पोल्स दोनों एक समान गति से घूमता है ना। कौन सी वोल्टता वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। देखिए हम लोग सिंक्रोनस हम लोग जो डीसी वोल्ट देते हैं, डीसी में किस टाइप के होता है, सिंक्रोनस मोटर के जो रोटर होता है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है ना, फील्ड को
एक्साइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। वो हमारा डीसी शंट मोटर होता है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा, ये कम सप्लाई होता है। ये हमारा जो वोल्टेज जो होता है आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक हो सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं। ये 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डैम्पर वाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है ना। देखिए डैम्पर वाइंडिंग का बहुत सारा कार्य है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग का क्या होगा, स्टार्टिंग में टॉर्क अगर ज़्यादा चाहिए, है ना, टॉर्क टॉर्क विकसित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका वर्क है कि हमारा सिंक्रोनस मोटर है जो लोड वैरी करता है, तो लोड वैरी होने के कारण हमारा रोटर में एक दोलन सा उत्पन्न होता है, यानी कंपन सा उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग हंटिंग दोष कहते हैं, है ना। तो उस दोष को भी ये खत्म करता है, यानी कि हंटिंग दोष और स्टार्टिंग में प्रारंभिक बलाघूर्ण यानी कि प्रारंभिक तर्क विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनित्र की चरखी एक 1.25 मिनट में 2000 चक्र पूरा कर लेता है। डीसी जनित्र का आरपीएम चक्र प्रति मिनट में क्या होगा, है ना, ध्यान देना है। यानी कि इतना मिनट में 2000, आप लोग मैथमेटिक्स जरूर पढ़े होंगे, ये छोटा छोटा है, तो इतना मिनट में कितना 2000, तो चक्र प्रति मिनट यानी 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं 1.25 मिनट में कितना सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, इधर 25 सेकेंड यानी 85 सेकेंड, 85 सेकेंड इजकल टू 2000, तो 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 मिनट, तो 60 मिनट के वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1600 आरपीएम आ जाएगा। ओके, छोटा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि तुल्यकालिक मोटर की बनावट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा है। तुल्यकालिक मोटर मतलब सिंक्रोनस मोटर का हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो बनावट होता है, वो किस मशीन के समान होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा जो अल्टरनेटर देखे होंगे आप लोग, है ना, हमारा अल्टरनेटर मोटर के बनावट के समान ही हमारा सिंक्रोनस मोटर की बनावट होता है, ठीक है ना, याद रखना है। तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है, तो ये हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है बाबू, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर ये वर्क करता है, ठीक है ना, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि तुल्यकालिक मोटरें होती है, ठीक है ना। तो तुल्यकालिक मोटर देखिए हमारा ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है ना, इसको स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं बाबू, जितनी भी छोटा छोटा जो फार्मूला है ना उसको आप लोग जरूर नोट करें, है ना। वो अगर याद रहा, क्वेश्चन कहीं से भी अगर घुमा के पूछता है तो आप लोग इजी वे से बना सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से किन पर तुल्यकालिक मोटर की गति निर्भर करती है, यानी कि हमारा सिंक्रोनस मोटर का जो गति होती है, सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो सिंपल वे में अगर फार्मूला याद है तो हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो एन बराबर अभी अभी आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था, एन बराबर हमारा जो सूत्र होता है 120f/p, यानी कि एन हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, और पी क्या है, हमारा पोल है ना, तो पोल के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो यानी कि हमारा जो है पोल की संख्या और आवृत्ति, ये दोनों पर निर्भर करता है हमारा स्पीड, है ना, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक से अधिक होने पर सामान्य करती है।
जैसे देखिए होता क्या है कि सिंक्रोनस मोटर का हमारा जो स्पीड होता है, आप लोग जानते हैं कि ये सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पर हमारा ये चलने लगता है ना। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे चलने लगता है। उस कंडीशन में जो है हमारा उस गति को सामान्य स्थिति में लाने के लिए जो है हम अपना डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है? जैसा कि अभी अभी हम लोग देखे कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है ना। पावर फैक्टर कैसा होगा अगर सिंक्रोनस मोटर के फील्ड अल्प उत्तेजित हो? जैसा कि एक्साइटेशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोगों को मैंने बताया उत्तेजित को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्साइटेशन। उत्तेजना यानी एक्साइटेशन, एक्साइट होना ना। कोई बोलता है, हम लोग देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि अबे ज्यादा उत्तेजित ना हो, है ना, ज्यादा एक्साइट ना हो, वही चीज है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि हम लोग सिंक्रोनस मोटर का जो फील्ड है ना उसको उत्तेजित तो कर रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, है ना। अल्प मतलब कम मात्रा में कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? पश्चगामी यानी कि लैगिंग होगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा उत्तेजित करेंगे तो क्या होगा? लीडिंग होगा, ठीक है। अगर 100% एक्साइटेशन करेंगे तो यूनिटी होगा। ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा पॉइंट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि यदि किसी सिंक्रोनस मोटर के फील्ड अंडर एक्साइट मतलब कम, है ना, मतलब लेवल से कम, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग होगा, ठीक है। वह मोटर जिसका रोटर और स्टेटर का घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र समान चाल पर घूमते रहता है। यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी अभी देखे थे। तो रोटर और स्टेटर दोनों जो होता है तो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र में समान चाल से जो घूमता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस मोटर का ही होता है, ठीक है ना। विरोधी विद्युत वाहक बल जो कि तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित होता है, ठीक है ना। बैक ईएमएफ हमारा जो है सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में जनरेट होता है, तो वह किस पर निर्भर करता है? यानी कि बैक ईएमएफ जो है हमारा किस पर निर्भर करता है? जैसा कि अभी अभी आप लोगों को बताए थे, है ना, 100% एक्साइटेशन वाला। तो ये हमारा केवल रोटर उत्तेजन पर, यानी कि रोटर को हम लोग कितना एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना उसको उत्तेजित कर रहे हैं, फील्ड को डीसी सोर्स को दे करके, उस पर निर्भर करता है हमारा बैक ईएमएफ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि सिंक्रोनस गति और मोटर के रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंक्रोनस स्पीड को एनएस से सूचित करते हैं और रोटर स्पीड को एनआर से सूचित करते हैं, है ना। इन दोनों को अंतर यानी इन दोनों को डिफरेंस को क्या कहते हैं? इन दोनों को डिफरेंस को हम लोग स्लिप के नाम से जानते हैं, है ना, स्लिप कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? स्लिप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है बाबू हमारा कि सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर कोर लेमिनेट किया जाता है ताकि कम हो सके, ठीक है। इसको कम करने के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को लेमिनेट करते हैं, है ना। तो एडी करंट लॉस को लेमिनेट कम करने के लिए जो है हम लोग लेमिनेट करते हैं। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आंसर मेरे द्वारा गलत दिया गया है बाबू, आप लोग जरूर याद रखेंगे। देखिए सिंक्रोनस मोटर के भी ग्राफ भी कर्व के मध्य संबंध प्रकट करता है। सिंक्रोनस मोटर में हमारा भी कर्व जो बनता है वो किसके किसके बीच बनता है? तो भी कर्व जो बनता है बाबू हमारा बनता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच। जो वोल्टेज यहाँ दे दिए है ना गलती से, इसके लिए सॉरी, है ना। ये जो सप्लाई वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आर्मेचर करंट, यानी कि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच हमारा जो ग्राफ बनता है वो हमारा भी ग्राफ होता है सिंक्रोनस मोटर में। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे।
ठीक है ना। तो हम लोग अभी अभी थोड़ा क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं फिलहाल, है ना। उसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।